शहरी युवा महिलाओं में बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है। सरकार के बेरोजगारी आंकड़े बताते हैं कि शहरों में 15 से 29 साल आयु वर्ग की हर चौथी महिला बेरोजगार है। अगस्त के दौरान शहरों में इस आयु वर्ग की महिलाओं में बेरोजगारी दर 25.7% दर्ज की गई है। हालांकि पुरुषों और अन्य आयु वर्ग के युवाओं में बेरोजगारी दर घटने की वजह से अगस्त के दौरान देश की बेरोजगारी दर घटकर 5.1% पर आ गई है। सर, इसको थोड़ा सा समझाइए कि बेरोजगारी के आंकड़ों के भीतर क्या समझ आ रहा है सर पूरा। ब्रज, बेरोजगारी के आंकड़े जितना बताते हैं उससे ज़्यादा छिपाते हैं। अगर आप आंकड़ों को ऊपर से देखें तो आपको लगेगा कि बेरोजगारी की दर में कमी आई है, 5% पर आ गई है और ये पिछले 2-3 महीनों से लगातार गिरावट पर है। पर भीतर जाकर आप देखें तो रोजगार का परिदृश्य ज़्यादा विकट और जटिल हो गया है। जैसे इस आंकड़े में ये दिखाई दे रहा है कि जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है, यानी बाजार में श्रम के लिए, लेबर के लिए, रोजगार के लिए आने वाले लोगों की संख्या नहीं बढ़ रही है। 2025 जून में करीब करीब ये अगस्त में 54.2% के आसपास थी और ये 55% अगस्त 2025 में हमें दिखाई दे रही है। इन आंकड़ों में केवल मामूली सी बढ़ोतरी हुई है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि महिलाओं में तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट बेहद कम है, मतलब पुरुषों की से आधी है, 77% की तुलना में ये केवल 32-33% के आसपास है। और आंकड़ों को भीतर से ड्रिल करें तो रूरल एरिया में, ग्रामीण इलाकों में बेरोजगारी की दर कम होती दिखाई दी, जिसका एक स्वाभाविक कारण है क्योंकि फसल की बुवाई का समय चल रहा था खरीफ का, तो इनमें अगस्त के महीनों में उस बुवाई का और फसल के काम के कारण डिमांड दिखाई दी है। लेकिन शहरी इलाकों में बेरोजगारी की दर 6.2%, हालांकि पिछले बार से इससे थोड़ी कम दिख रही है, पिछली बार 7% से ऊपर थी। तो दो बड़े ट्रेंड इसमें दिख रहे हैं। एक तो ये कि ग्रामीण इलाकों में बुवाई खत्म होने के बाद रोजगारों में की बेरोजगारी की दर अगले महीनों में बढ़ने की संभावना है, और दूसरी बड़ी चीज है कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट नहीं बढ़ रहा है। लोग काम मांगने के लिए आगे नहीं आ रहे हैं, जो इस बात का संकेत है कि बाजार में पर्याप्त अवसर उपलब्ध नहीं है। अब चलिए अगली खबर की ओर चलते हैं। सागरों महासागरों में ओवर फिशिंग पर लगाम लगाने के लिए WTO के सदस्य देशों के बीच हुआ एग्रीमेंट सोमवार से दुनिया भर में लागू हो गया है। इस एग्रीमेंट का मकसद ओवर फिशिंग पर लगाम लगाकर पर्यावरण को बचाना है। इस एग्रीमेंट के लागू होने के बाद WTO सदस्य देशों को अपने यहाँ फिशिंग पर दी जाने वाली सब्सिडी पर लगाम लगानी होगी। ऐसे में सर, सवाल ये उठता है कि ओवर फिशिंग के इस नियम से सबसे ज्यादा चुनौती किसे मिलेगी? WTO भी जिंदा है। इस खबर से ये पता चला कि कुछ है, WTO कहीं मौजूद है इस टैरिफ की पूरी व्यवस्था में। ये समझौता लंबित था लंबे समय से, और कई देशों के दबाव पर इसे, और कई WTO में इस पर लंबी बहस चली है दुनिया के देशों के बीच। लेकिन अब इसका फॉर्मल रेटिफिकेशन हो गया है। ब्राज़ील, केन्या, टोंगा और वियतनाम ने इस डील को रेटिफाई किया है, और जो सबसे पहले इस पर एग्री हुए थे। सबसे बड़ी बात इस समझौते की यह है कि यह समझौता परोक्ष रूप से चीन को लक्ष्य करता है, कि WTO की वार्ताओं में सबसे ज्यादा शिकायतें इस बात की हैं कि ओवर फिशिंग में चीन लगा हुआ है, क्योंकि साउथ चाइना सी पूरा चीन के पास है, और लंबी दूरी तक अलग अलग हिस्सों में चीन की जो बोट्स हैं और चीन के जो मोटराइज बोट्स हैं वो फिशिंग करते हैं। जापान के साथ भी इस पर विवाद होता रहा है, फिलीपींस के साथ भी इस पर विवाद होता रहा है कि चीन की नौकाएं उनके इलाकों में जाकर फिशिंग करती हैं। दूसरी चीज है कि चीन में इन नौकाओं को बनाने पर, इन बोट्स को बनाने पर भारी सब्सिडी है। दुनिया के अन्य देशों में भी, EU वगैरह में भी सब्सिडी है। विकासशील देशों का कहना यह है कि उनके पास इतनी क्षमता नहीं, उनके मछुआरे पुराने तरीकों से मछली पकड़ते हैं, फिशिंग बोट्स नहीं है, और इसलिए वो दूर तक समुद्रों में नहीं जा पाते। इसलिए उनके इलाके से ज़्यादा मछली का, ज़्यादा समुद्री संसाधनों का दोहन करते हैं बड़े देश। तो अब ये नया समझौता लागू हुआ है। कौन सा देश इसे कैसे लागू करेगा, क्या सब्सिडीज रुक पाएंगी, ये देखना जरूरी होगा, क्योंकि WTO में डिस्प्यूट का मैकेनिज्म पूरी तरह ध्वस्त है और WTO लगभग निष्क्रिय है पिछले काफी समय से। तो ये क्या ओवर फिशिंग को रोक पाएगा? ये समझौता केवल एक घोषणा का बनकर रहेगा। इसे अगले कुछ महीनों में हमें इसकी तस्वीर स्पष्ट होगी।